मेरी बहनों, पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे मौका दिया आप लोगों को एड्रेस करने का। नईम भाई, आप हमेशा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं। या मलाक दश्ती साहब हैं, मेरी कोर टीम भी मौजूद है। मेरी बहनें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये इलेक्शन सीज़न है, मैं किसी कैंडिडेट ना अपना नाम लूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर आप लोग सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर की जो इलेक्शंस होती हैं आप उनमें उन लोगों को इलेक्ट करें जो आपको एटलीस्ट फाइल पकड़ते हुए नज़र आए, जो वकालत करें। आप लोग सिर्फ अपने दोस्तों को वोट मत करें क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, लेकिन जो नुमाइंदगी है ये एक ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। जो एडवोकेट्स जो सिर्फ नॉमिनल एडवोकेट्स हैं, यानी सिर्फ नाम के एडवोकेट्स हैं, उन्होंने कभी वकालत नहीं की, वो बार के इश्यूज नहीं समझ सकते, वो हमारे कितने भी करीबी दोस्त हों, क्योंकि 1 साल का टेन्योर होता है और आप लोग की फ्रस्ट्रेशंस विद इन द लीगल सिस्टम, जो एप्लीकेशंस लगती हैं, जो केसेस की सुनवाई नहीं होती, या कभी जुडिशल अफसरान कुछ महदूद बदतमीजियाँ करते हैं, इनको किस तरह हैंडल करना, हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार काउंसिल के रूल्स हमें कहते हैं कि हमें बदतमीजी नहीं करनी कोर्ट। तो फिर हम क्या करें? आप लोगों को ऐसे लोगों को वोट करना है जो आप लोग की नुमाइंदगी कर सकें। अ स्ट्रॉन्ग बार इज़ अ नेसेसिटी, और अब पहले से ज़्यादा हमारी ये ज़रूरत है। हम हाई कोर्ट में आए दिन देखते हैं कि कुछ जजेस हैं वो ना वक्त की पाबंदी रखते हैं, ना अपना बोर्ड ऑफ केसेस सही तरह चलाते हैं, और वकीलों के साथ उनका बर्ताव दुरुस्त नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, आज से कुछ 15 साल पहले मैंने गलती, बुनियादी गलती की हाई कोर्ट में। मैंने अपना पावर फाइल किया और मैंने उसमें टिकट नहीं लगाया। मैंने अपना पावर फाइल किया और उसी पावर में ये नहीं लिखा था कि मैं कौन से डिफेंडेंट की तरफ से हूँ। मैं नया था, अपनी नई प्रैक्टिस शुरू की थी 2004 में, और उसमें सिर्फ लिखा था फॉर डिफेंडेंट्स। मरहूम अली असलम जाफरी साहब, इनका पिछले ही महीने इंतकाल हुआ, उन्होंने मेरा पावर देख के मुझे कहा यंग मैन, और जब उन्होंने यंग मैन कहा तो मैं समझ गया कि कोई मेरी गलती हुई है। और मुझे याद है यहाँ से मेरा पसीना निकला था और मुझे मोजे तक मुझे महसूस हुआ था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मैं नर्वस था। उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे समझाया और इतनी इज्जत से मेरा वही विदाउट टिकट पावर वापस किया, एक और वकील से टिकट उसमें लगवाया, डिफेंडेंट नंबर लिखवाया। वो दिन है और आज का दिन है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लॉ प्रैक्टिस है जहाँ एसोसिएट्स फाइल करते हैं पावर, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ तो ये तरीका होता है समझाने का। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप आज अगर ऐसी गलती करें हाई कोर्ट में, तो कुछ ऐसे जजेस हैं वो आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, और इस किस्म की सिचुएशंस में आपको नईम कुरैशी जैसे या दूसरे जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनकी ज़रूरत है बार में, अपने दोस्तों की नहीं है। अब सिंध हाई कोर्ट बार के कुछ डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं कराची बार से। कराची बार में कोई नुमाइंदा अगर दोबारा कंटेस्ट करे तो आप लोग उसको रिपीटर कहते हैं, और रिपीटर को इतना कॉन्फिडेंस या इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। सिंध हाई कोर्ट में अगर आप फहरिस्त देखेंगी पास्ट जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट्स की, तो जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं उनके कम से कम 2, 3 या 4 टेन्योर्स रहे हैं। वहाँ ट्रेडिशंस मुख्तलिफ हैं। अब मैं क्यों कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ या मैं क्यों रिपीट करना चाह रहा हूँ? मेरी बहनों, मैंने कोई 23 साल गुजारे हैं हाई कोर्ट और कराची बार की वकालत में। मैंने कोई 8 या 8.5 साल नौकरी की, फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं अब अपने प्रोफेशनल करियर के उस मरहले पे हूँ, और आप लोग भी होंगे
जहां आप चाहेंगी कि अपनी बार को मैं कुछ उसका जो नमक मैंने हासिल किया मैं हलाल करूं। आई वॉन्ट टू गिव बैक टू माई बार। सिर्फ पैसे नहीं कमाने। आते ही 2 मंसूबे हमने सोचे। एक मेरे पुराने और करीबी दोस्त जो कराची सॉरी सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, रेहान अजीज़ मलिक साहब, उनके साथ हम गए शरफ फरीदी सोसाइटी में। मैं 22 साल से सुनता रहा हूँ उसका नाम, और मेरा उधर कोई प्लॉट भी नहीं है, क्योंकि 27 साल पहले वहाँ बंटवारा हो चुका है प्लॉट्स का। और पिछले 9 महीने में जो मैं सेक्रेटरी रहा हूँ हाई कोर्ट बार का, हर हफ्ते 2-3 प्लॉट वकील वहाँ बेच रहे हैं, आउटसाइडर्स को या कोई और वकील खरीद रहे हैं। 27 साल में वहाँ एक मकान खड़ा नहीं हुआ। उसके आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं तहसील टाउन में, वो फुली आबाद हो चुकी हैं। के इलेक्ट्रिक के पास में गया, उन्होंने कहा हमें 25 करोड़ रुपए चाहिए। 25 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाऊं? सिंध हाई कोर्ट के बाहर पास तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए पड़े, 2.5-3 करोड़ रुपए। रेहान साहब के साथ हमने वो मैप निकाला, मास्टर प्लान अपने 100 एकड़ का। मैंने कहा रेहान भाई, जो नए एडवोकेट्स आते हैं और जो एक बिल्कुल ही सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो 8-10 साल उनकी वकालत रह गई है, वो रिलैक्स करना चाहते हैं, उनके पास अपने नाम की कोई जिनके पास चीज़ नहीं है। जो मिडिल का तबका है वो हाथ पैर मार लेता है। जो मिडिल एज है मेरी तरह, मेरी उम्र 48 है, तो अगर हेल्थ मेरा साथ दे तो कुछ और साल है मेरे पास वकालत के, 15-20 साल, अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन अगर मैं 65 का होता या 68 का होता और मेरे नाम पे कोई जगह ही नहीं है और मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, तो मैंने क्या हासिल किया? एक किस्म का अपनी इंसान बैलेंस शीट चेक करता है अपनी लाइफ की। हमें वहाँ एक शरफ फरीदी में 4 एकड़ का एक स्ट्रिप मिला। 100 एकड़ में से 4 एकड़ जो कमर्शियल एरिया है बाय बर्थ। हमने ये सोचा कि अगर इसमें हम बिल्डर्स को बुलाएं और तकरीबन 600 फ्लैट इधर बनाएं, उसकी कुरानदाजी कराएं, और उसमें सिर्फ वो एलिजिबल होंगे जिनका वहाँ कोई प्लॉट नहीं है, ना शुरू में उनको अलॉट हुआ था, जब तक बाकी एडवोकेट्स को ना मिला। फिर हमने कहा, मैंने सोचा कि जो हमारे मुख्तलिफ वज़ीर आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर्स IMF जाते हैं कशकोल के साथ कि हमें पैसे दे दो, और इस मुल्क को उन्होंने फुकरा कर दिया। IMF ने एक पाबंदी लगाई पाकिस्तानी हुकूमत पे कि आपकी मिडिल क्लास के पास घर नहीं है, आप अपने बैंक्स को पाबंद करेंगे इनको लोन दें, और लो कॉस्ट लोन दें। मैं स्टेट बैंक गया, मैंने बोले लो कॉस्ट हाउसिंग की नोटिफिकेशन निकाली। उन्होंने कहा भी लो कॉस्ट हाउसिंग वो होती है जो 1 करोड़ तक की हो। हम बिल्डर्स के पास गए, हमने कहा देखें, हुकूमत पाकिस्तान को डोनर्स ने पाबंद किया है कि 1 करोड़ तक का आप लोन दें उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, 20 साल की किस्तों पे। हमने कहा कि हम बिल्डर्स के पास जाते हैं और 60 या 65 लाख में 3 बेडरूम का फ्लैट बनवाते हैं, 60 लाख में अपने एडवोकेट्स को ऑफर करते हैं 20 साल की किस्तों पे। तो जो जूनियर एडवोकेट्स हैं या बहुत सीनियर, उनको तो बड़ा फ़ायदा होगा। जिनको नहीं चाहिए वो कमर्शियली बेच देंगे। 60 लाख कॉस्ट है, तकरीबन 1-1.5 करोड़ का वो फ्लैट की वैल्यू है। आप आउटसाइडर को बेच दें, आपकी रिटायरमेंट सेट हो गई। अगर आप नए हैं, आपके पास पैसे नहीं है पूरी किस्तें देने के, तो आप उसको बेच दें, आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी, आपकी लाइब्रेरी सेट हो जाएगी, आपके चंद सालों का किराया पूरा हो जाएगा। आप अपने, अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने आप को सेटल कर सकेंगे। तो हम बैंक्स के पास गए, हमने बैंक्स को बोला कि अगर आप हमें ये लोन नहीं देंगे तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट भी नहीं जाएंगे, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनकी जुरिस्डिक्शन हम इन्वोक करेंगे कि ये बैंक्स हमें लोन नहीं दे रही, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुआहिदा किया है IMF के साथ, तो आपको सबको लोन देना है। बैंक्स ने कहा ठीक है, फिर हमारी एक शर्त है आपके एडवोकेट्स के लिए, हम सिर्फ उन लोगों को लोन देंगे, उन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को जिनके पास महीने में सेविंग 20,000 रुपये की कम अज़ कम हो। ठीक है, हम आपसे कोई ज़्यादा फेवर नहीं मांग रहे। जिन एडवोकेट्स के पास अपने अखराजात पूरे करने के बाद 20,000 रुपये की सेविंग्स हो,
वो इस लोन के एलिजिबल होंगे अगले 20 साल की किस्तों तक। अब आप सोचें कि अगर आपको आज फ्लैट मिलता है जो 1.5 साल में जिसकी आपको पोजेशन मिलती है, और आप उसकी किस्तें 20 साल तक दें, या उसकी 10वीं किस्त में आप बोले मुझे तहसील टाउन शरफ फरीदी में नहीं रहना, आप आगे बेचते हैं किसी को। जब से हमने ये स्कीम अनाउंस की है, हम जनरल बॉडी के पास गए, वहाँ हमने उनको कन्विंस किया कि हम बिल्डर्स को ऑफ़र करें। बिल्डर्स को हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं कि देखें, हम वकील हैं, कुरैशी साहब और मुझे बिल्डर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना इमारत बनाने का, आप लोग हमें चूना लगा लेंगे, आप हमें इतने करोड़ रुपए कम से कम इतनी वैल्यू पे दें, 50-60 करोड़ रुपए, 400-500 फ्लैट आप हमारे वकीलों को डायरेक्टली ऑफर करें, या जितने भी बना सकते हैं आप, बाकी आप आउटसाइडर से अपने पैसे अपना प्रॉफिट बनाएं। लेकिन कम से कम हमारे एडवोकेट्स के पास 300-400 फ्लैट्स तो होने चाहिए। आप लोग मुझे सब शायद इंटरेस्टेड ना हो, तो इस स्कीम में टाइम लगा है, तभी मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। परमिशंस लेनी पड़ी है बैंक से, बिल्डर्स को बुलाना पड़ा है। अब तक 5 बिल्डर्स सामने आए, मैं उनकी ओपन बिडिंग नहीं करा पाया हूँ क्योंकि अब मेरा टर्म ख़त्म होने को है, इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। और कुछ सीनियर्स ने कहा है कि क्योंकि आप लोग ने ये सोचा है तो आप इसको उसकी कंक्लूजन तक, इसके इख्तिताम पे ले आइए। सेकेंड थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस। मैं गया एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब के पास, मैंने कहा सर आपके पास 2 करोड़ रुपए आए कोविड का फंड, इसमें से आप मुझे 80 या 90 लाख दे दें ताकि मैं कराची बार, मलीर बार और सिंध हाई कोर्ट बार के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कराऊं 3.5-4 लाख रुपए की सालाना। आप पाकिस्तान में 500 अस्पताल में जाएं और बोलें भाई आपके रेकमेंडेड अस्पताल हैं, मेरा इतने का इलाज है, मेरा एक्सरे है, मरहम पट्टी है, एक्सेट्रा। सलमान तालिबुद्दीन साहब ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बरकुरदार तुम कराची बार, मलीर बार और सिंध बार का सिर्फ इसलिए सोच रहे हो कि वो तुम्हारे शायद वोटर हैं। हाँ सर दुरुस्त है, मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है। तो उन्होंने कहा क्यों ना आप सारे सूबे के एडवोकेट्स का सोचिए। मैं बोला सर आपके पास 2 करोड़ है, मैं तो 90 लाख का बजट बना के आया हूँ। तो हमारे एक और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं जो आजकल मेयर हैं कराची के, मुर्तज़ा वहाब साहब, हम उनके पास गए और क्योंकि वो जानते थे कि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था जब उनके मशीर बनने से पहले, तभी मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को चूज करें। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा सुमर साहब आप अपना बजट बताएं। मैंने 5 महीने इंश्योरेंस कंपनी से कोटेशंस मंगवाई, उनको कन्विंस किया। 6ठे महीने में उन्होंने कहा सॉरी, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार अब ये क्या होगा। अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया, 3-4 इंश्योरेंस ब्रोकर्स आए, उन्होंने मदद की। अब हमने 11.5 करोड़ रुपए का बजट मुर्तज़ा वहाब साहब को दे दिया है कि हमें सालाना अपने बजट में जो खरबों का बजट बनता है, आप हमें अपने वकीलों की हेल्थ इंश्योरेंस करा के दें सालाना। यानी कि 500 अस्पताल में अक्रॉस पाकिस्तान आप अप टू 300,000 रुपीज़ या 250,000 रुपीज़ जो भी अप्रूवल आता है उसकी अपनी इंश्योरेंस जो है क्लेम कर सकें मेडिकल की। अब ये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक तरह से हमारे बार के वेलफेयर का स्टेप तो है ना। आज आपको 2.5 लाख तक की इंश्योरेंस मिलती है। अब सब लोग तो आप लोग उसमें से क्लेम नहीं करेंगे, 2.5 लाख फुल अमाउंट बच जाता है। अगले साल आपका बजट और हो जाएगा, वो 2.5 से फिर 3 हो जाएगा या 3.25 है, फिर 4, एसेंशियली एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी। तो मैं अपनी कंक्लूजन में ये कहूँगा आप लोगों को कि मैं जो आया हूँ, जो बार ने मुझे इज्जत दी है 22-23 साल, मैं बार को दोबारा देने आया हूँ। मलीर के हवाले से उनके पास खारा पानी था, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैंने एक क्लाइंट को फ़ोन किया, तुम खारे पानी की, मीठे पानी की मशीन बनाते हो। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की मशीन हमें डोनेट कर दी फॉर फ्री। अब मैं अपने आप को इतना शातिर नहीं समझता, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था, उसके मैंने केसेस आर्ग्यू किए जिस तरह आप लोग आर्ग्यू करती हैं, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। उसने कहा नहीं, इसने मदद की थी मुश्किल वक्त, उसने मशीन डोनेट की। वो मशीन अब मलीर में ऑपरेशनल होने वाली है।
अब आप ऐसे लोगों को चुने जो इसमें आपकी मदद कर सके। तो मुझे कोई रिपीटर या कंटिन्यूअर बनने का शौक नहीं है, ना मैं आया हूँ अपनी प्रैक्टिस चमकाने के लिए। मैं इसलिए आया हूँ कि बार की हम मदद करें और वकीलों का वकार हम बुलंद करें। हमारे यहाँ बड़ा इशू चला है, हमने कोर्ट बंद करवाए हैं, नईम कुरैशी साहब ने हमारा बड़ा ताउन किया है उसमें। हमने 3 बार अपनी अदलिया बंद करवाई जजेस की प्रमोशन के हवाले से। वो मेरी बहनों इशू क्या था आप खुद सोचिए। अगर आप सीनियर एडवोकेट हैं और एकदम से आपको कहता है आपको कि आपका सबसे नया जूनियर जो है वो आपकी फर्म का सबसे सीनियर हो जाएगा, आपको कैसे लगेगा? ये एक इलॉजिकल बात है। हमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके सीनियर मोस्ट जज यानी आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम 5वें नंबर जज को ले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हमने कहा हमारे 5वें नंबर जज की हम बड़ी इज्जत करते हैं, मोहम्मद अली मदर साहब, वो ज़बरदस्त इंसान भी हैं और ज़बरदस्त जज भी, लेकिन जो बाकी 4 बैठे हैं उनकी क्या खराबी है? आप जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उन जजेस के सामने आज पेश हों, आपको महसूस होगा कि वो उनकी तजलील हुई, वो बेइज्जत हुए, उनकी भी फैमिलीज हैं। उन 4 को सुपरसीड करके आप 5वें ले जा रहे हैं। और अब मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अब उन्होंने मंसूबा बनाया है कि जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जज बैठते हैं उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। और ये सब क्यों हो रहा है? मेरे हवाले से, और ये मेरा ईमान है कि मुसलमान के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं जीने के, या हुर्रियत या शहादत। हुर्रियत क्या है? हुर्रियत है फ्रीडम। वी वांट आवर जुडिशरी टू बी फ्री ऑफ दीज आउटसाइड प्रेशर्स। ये जो रात को फोन आते हैं, ये जो रोस्टर्स बनते हैं, ये जो रोस्टर्स जजों की सिटिंग के बदल दिए जाते हैं, ये क्यों हो रहा है? हम चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी मेरिट पे चले। हमने अदालतें सिर्फ इसलिए बंद कराई कि अगर आप सीनियरिटी पे जजेस को नहीं ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आप हमें क्राइटेरिया बताएं। उन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया, उन्होंने कहा नहीं ये आप हम पे छोड़ दीजिए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो ट्रायल्स चला रहे हैं, उनका काम हाई कोर्ट जजेस से बहुत ज़्यादा संगीन और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो ट्रायल्स पूरे चलाते हैं। उनके लिए क्राइटेरिया है इस मुल्क में, तो फिर सुपीरियर जुडिशरी के लिए क्यों नहीं है? ये कोई अटैक नहीं कर रहे हैं हम जुडिशरी को। हम चाहते हैं कि अगर इस्लाम फैले, हमारा निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो सबके लिए, तो फिर अगर इस्लाम फैला है और जो रियासत बनाने चले हैं, तो वो आगाह हो कि जब तक हमारे माशरे में अदलिया में इंसाफ प्रॉपरली नहीं होगा, तो हमें ये रियासत मदीना की भाषण नहीं देंगे। तभी हमने आपकी अदालतें बंद कराई है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा मेरी बहनों, आपका काफ़ी वक्त ले लिया, that if I am continuing, it is only to complete these welfare projects, और कोई इसका मकसद नहीं है। थैंक यू।